नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और आपको भी बहुत मेरा नमस्कार और हमारे चैनल के दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अगर हमारी ओर से कोई खामी होगी तो इस बारे में हमें जरूर अवगत कराएं, हमें इसकी जानकारी दें, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, आज का जो दिन था काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर मैं बात करूं राजनीति से रिलेटेड और खासकर दिल्ली की राजनीति से रिलेटेड, अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले जो है उनको बेल मिली, तिहाड़ जेल से बाहर निकले वो। और बाहर निकलने के बाद पहला जो बड़ा कारनामा उनकी पार्टी ने किया, हालांकि उन्हीं की पार्टी ने दिल्ली में फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा रखा है, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धड़ल्ले से तिहाड़ जेल के बाहर जो है और आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है उसके बाहर जो है आतिशबाजियां जो है फोड़ी है। अब दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर उस पर जमा कर ली है। वो तो एक छोटा बॉम्ब था, लेकिन जो बड़ा बॉम्ब था वो आज अरविंद केजरीवाल ने फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई वो अगले 2 दिन में जो है दिल्ली की सीएम पद से जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं। और इसके बाद मैंने वो फुटेज देखी और जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वहां पे बैठे थे, तो जिस तरीके से उनका रिएक्शन था वो बड़ा ही एनिमेटेड रिएक्शन था। लग रहा था कि भाई उनको सिखा के बैठाया गया है कि आपको किस तरीके का रिएक्शन देना है वहां पे। तो अगर कोई आपका पॉलिटिकल नेता कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन अनाउंस करता है तो एक जेन्युइन शॉक होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यानी कि आम आदमी पार्टी में ये बात फैल चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो रिजाइन करने वाले हैं। तो ये अब जो केजरीवाल जी ने जो ये अपना पुराना पैतरा जो अपनाया है, अगर आपको याद हो 2013 में जब इनकी सरकार जीत कर आई थी, मेजोरिटी की सरकार नहीं थी, मात्र आई थिंक 26 से 28 सीटें इनको मिली थी वहां पर और बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी। बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई कांग्रेस के सहयोग से। उस बहुमत से बीजेपी भी पीछे थी, एक दो सीटें, बहुमत भी, एक दो लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बनाई। लेकिन उन्होंने केजरीवाल को एलजी ने बुलाया, उन्होंने बोला कि आप सरकार बना लीजिए। और वहां पर जो है केजरीवाल जी ने कांग्रेस का सपोर्ट लेकर जो है सरकार बनाई। उसी कांग्रेस का सपोर्ट लिया जिसको गाली देकर जो है शीला दीक्षित जो दिल्ली के उस समय चीफ मिनिस्टर थी, उनकी सरकार को गालियां दे देकर जो है उन्होंने जो है अपनी राजनीति चमकाई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंडर उन्होंने उसके बाद वहां पर सरकार बनाई। लेकिन वो मात्र 45 डेज 46 डेज में सरकार ढह गई। उन्होंने बोला कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये इस्तीफा देने की जो बात है केजरीवाल की, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये अब जो परिस्थितियां हैं काफी इंटरेस्टिंग है केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल को रिहाई तो मिल गई है, बेल तो मिल गई है, लेकिन एकदम पंगु करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है ये बेल दी है। कुछ काम नहीं कर सकते, ऑफिशियल पेपर पे साइन नहीं कर सकते। हाँ, हरियाणा या आसपास जहां भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पे जाके सिर्फ पोल कैंपेन कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। तो पहला तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा मृत्युंजय, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या पहला जो है रिएक्शन था केजरीवाल जी के इस महा जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं अगले 2 दिन के अंदर जो है इस्तीफा दे दूंगा और मैं तभी वापस आऊंगा जब जनता की अदालत में मुझे निर्दोष साबित किया जाएगा। तो ये जनता की अदालत जो है केजरीवाल जी हर बार ले आते हैं, पता नहीं कहां से उठा के। मेरे ख्याल से उनको शायद सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लेकिन उनको जनता की अदालत पे जरूर विश्वास है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की जहां तक जब बात आती है तो मैं अक्सर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के जावेद मियांदाद हैं। जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में एक जमाने में जावेद मियांदाद हुआ करते थे, जो ग्राउंड पर अपने स्लेजिंग का जो उनका एंटिक्स हुआ करता था, जो स्लेजिंग वाली हरकतें होती थी, उसके और ड्रामेटिक्स के बहुत ही बड़े माहिर आदमी थे। हालांकि एक अच्छे क्रिकेटर जरूर थे, लेकिन वो स्लेजिंग के मामले में जैसे उनके उनके बहुत सारे गुण मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से। तो जावेद मियांदाद एक महान क्रिकेटर। हेलो, हाँ जी जी बिल्कुल जी। जावेद मियांदाद जहां एक तरफ महान क्रिकेटर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो मुंहफट किस्म के आदमी थे। और कोई भी बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है या कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वो उसको हमेशा वो स्लेजिंग के जरिए उसको
तंग करने की या एंटिक्स के जरिए उनको तंग करने की कोशिश करते थे, जिससे कि उसका कूल या उसका जो कंपोजर है वो डिस्टर्ब कर सके, और डिस्टर्ब करने के बाद वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ये सारी चीजें करते थे। और अरविंद केजरीवाल भी अपने थिएट्रिक्स के जरिए, अपने ड्रामेबाजी के जरिए ये तमाम चीजें करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह देते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के प्रश्न उठाना ये अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके जितने अभद्र शब्दों में वो प्रधानमंत्री के ऊपर टारगेट करते हैं, जिसमें कि कोई तरह की डिसेंसी नहीं होती। हालांकि कहने के लिए तो कहा जाता है कि वो आईआईटीएन हैं, और वो भी आईटी खड़गपुर से हैं वो ग्रेजुएट, और इसके बाद उन्होंने आगे चल करके आईआरएस भी का एग्जाम क्लियर किया, उन्होंने नौकरी भी की भारत सरकार के आयकर विभाग के अंतर्गत। बावजूद इसके जो उनकी पॉलिटिकल डिसेंसी रही है, इतनी गिरी हुई पॉलिटिकल डिसेंसी, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में शायद जो कि जिसे कि शर्मसार करती थी अपने ही टीम के खिलाड़ियों को भी, जावेद मियांदाद की भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जब अभी जेल से छूट कर आए हैं, तो देखिए, अब आपको जेल में रहते हुए भारत के इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जिसने रिकॉर्ड बनाया कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और जब जेल से इनकी रिहाई हुई है बेल पर, आते ही के साथ इन्होंने घोषणा किया कि वो पद तो छोड़ेंगे, लेकिन इमीडिएट नहीं छोड़ेंगे। वो पद अगर छोड़ेंगे तो 2 दिन बाद। अब इन 2 दिनों में कौन सा चमत्कारिक फैसला करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो किसे अपनी जगह पर वो इंस्टेट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर पद छोड़ने का फैसला अब क्यों किया? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात की उम्मीद या संभावना दिखाई दे रही थी, या एक तरह से भय दिखाई दे रहा था कि जो जमानत मिली है उसमें उनको पंगु बनाकर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। यानी उनके नेतृत्व में सरकार कई सारे जो नीतिगत फैसले हैं वो नहीं ले सकती, और दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बहुत तरह के प्रोमिसेस किए हुए थे। दिल्ली का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक तरह से प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है, और इसकी वजह से क्या था कि गर्मी के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से भीषण पानी की किल्लत हुई है। और दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। बेतहाशा पानी का अंबार, और लोगों को सड़कों पर चलने में मुसीबत हो रही है बारिश के सीजन में, और पॉल्यूशन के जो सिचुएशन है वो तो दिखाई ही दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कई सारे प्रोमिसेस किए थे, खासतौर पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का। महिलाओं को 1000 रुपया देने का उनकी सरकार ने फैसला किया था। अभी उस बारे में भी कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। तो अब चुनाव सिर पर है, जनता में नाराजगी है, नाराजगी बढ़ती जा रही है ऐसी। और लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में इनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे हालात को देखते हुए अब इनको लग रहा है कि कहीं सत्ता इनके हाथ से निकल नहीं जाए, इसके लिए तुरंत इनको फैसले लेने की जरूरत थी। तो ये चाहते हैं कि आत्मा इनकी रहे, शरीर किसी और की रहे, ये बेताल बनकर विक्रम के सिर पे चढ़ जाए। विक्रम यानी दिल्ली का कोई जो नया व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, वो विक्रम होगा, और उसके कंधे पर ये बेताल बन के सवार हो जाएंगे, और उससे सारे फैसले लिवाएंगे, और उसको यही डर दिखाएंगे कि अगर तुमने अपने मर्जी से कोई फैसला लिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे विक्रम। तो वो एक विक्रम की तलाश करेंगे अगले 2 दिनों के अंदर। आपने विक्रम बेताल सीरियल देखा होगा? बिल्कुल जी, देखा है, रामानंद सागर का। जी बिल्कुल जी। तो अब दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, और उस मुख्यमंत्री के सिर कंधे पर बैठा एक बेताल दिखाई देगा, जो ये आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उस भूमिका में होंगे। जी बिल्कुल। तो नाम की जो कयास लगाए जा रहे हैं मृत्युंजय, काफी इंटरेस्टिंग नाम जो है निकल कर आ रहे हैं। कुछ नाम जो है वो हम लोग जानते थे कि आएंगे ही आएंगे, जैसे कि आतिशी का नाम था, सौरभ भारद्वाज का नाम था, गोपाल राय का नाम था। इनके साथ साथ जो है एक मिनिस्टर और हैं इनके, गहलोत, वो भी है, उनका नाम भी जो है इस कैलाश गहलोत। जी हाँ, कैलाश गहलोत, जिन्होंने अभी 15 अगस्त पर जो है दिल्ली में जो है जहां सेक्रेटेरिएट में जो है झंडा फहराया था, क्योंकि केजरीवाल उस समय जेल में बंद थे। तो
गृह मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। जी, गृह मंत्री भी और शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं वो दिल्ली के। तो उनके साथ साथ जो है ये सब तो हमें नाम पता थे कि भाई ये नाम तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सब लोग हैं एक तरीके से बहुत ही क्लोज हैं अरविंद केजरीवाल के। और साथ ही साथ जो है मनीष सिसोदिया का नाम इसलिए नहीं आया, मेरे को लगता है कि फर्स्ट ये कि वो भी जो है उसी सेम केस में जो है संलग्न है, एंड देन सेकेंडली उन लोगों ने जो है ये कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है वो इस समय अभी इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। शायद आगे आने वाला जो लोकसभा जो विधानसभा का इलेक्शन होगा, अगर तब तक वो इस केस से छूट जाते हैं या उनको बरी कर दिया जाता है तो शायद वो लड़े। लेकिन एक नाम जो है, हालांकि वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काफी उस नाम को लेकर काफी जो है कवायतें हो रही हैं, काफी बातें चर्चा भी हो रही है, और वो नाम है सुनीता केजरीवाल का। अब प्रॉब्लम यहाँ पर सुनीता केजरीवाल के साथ ये है कि ना तो वो चुनी हुई कोई नेता है, ना ही वो कैबिनेट में कोई मिनिस्टर है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। अगर मैं इसको हाइंडसाइड में देखूं तो राबड़ी देवी का एक ही केस मुझे जो है वो याद आता है। हालांकि राबड़ी देवी को जो है इलेक्शन लड़ी थी वो, और वो एमएलए थी, तो इस वजह से उनको लालू यादव को जब जेल हो गई थी चारा घोटाले में, तो उनको जो है बैठा दिया था वहां पर लालू यादव ने एज अपने रिप्रेजेंटेटिव एज सीएम ऑफ बिहार। लेकिन यहां पर सुनीता केजरीवाल के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स की पार्टी नहीं रही है, वो सिर्फ केजरीवाल के साथ रही है, और वो लाइमलाइट में भी तभी आई जब केजरीवाल जेल गए, और वो जो है एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ केजरीवाल जेल से जो है जो उन्होंने बोला था कि शब्द मेरे हैं और आत्मा तो केजरीवाल की है, वो बड़ा ट्रोल हुई थी उसको लेकर भी, वो वीडियो काफी ट्रोल हुए थे सुनीता केजरीवाल उसको लेकर। तो क्या सुनीता केजरीवाल, अगर मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं इमीडिएटली बात कर रहा हूँ कि जबकि फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली में, लेकिन उससे पहले जो है केजरीवाल ने ये बोला है कि भाई नवंबर में महाराष्ट्र के साथ इलेक्शंस करवा दिए जाए, दिल्ली में अगली इलेक्शंस करवा दिए जाए। तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि भाई आगे आने वाले 2-3 साल तक जो है ये केस उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो उनको जेल से अंदर बाहर आना ही पड़ेगा? तो उनको कोई ऐसा कॉन्फिडेंट चाहिए, जैसे आपने बोला विक्रम बेताल वाली सिचुएशन है, तो सुनीता केजरीवाल से बढ़िया विक्रम मुझे नहीं लगता केजरीवाल को मिल सकता है। देखिए, सुनीता केजरीवाल अगर मिल जाए उनको, तब तो फिर विक्रम बेताल वाला रिश्ता नहीं बनेगा, कोई एक अलग रिलेशन बनेगा। फिर तो चाचा चौधरी, राबड़ी वाला, तब तो चाचा चौधरी और साबू वाला रिलेशनशिप हो जाएगा। हाँ, एक तरह से उस तरह का, यूं कहें कि भारतीय राजनीति से अगर इसकी तुलना करें तो लालू राबड़ी का। मैं आपको लालू राबड़ी का जो आपने प्रसंग जिसका जिक्र आपने किया, उसमें मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के तौर पे कभी चुनाव नहीं लड़ी। जी। दरअसल क्या है कि बिहार में 2 सदनीय विधान मंडल है, जिसमें कि एक विधान परिषद होता है, तो राबड़ी देवी को विधान परिषद का सदस्य बना करके मुख्यमंत्री बना दिया। तो सेम तो वैसे भी दिल्ली में भी है ना मृत्युंजय, सेम तो दिल्ली में भी है, विधान परिषद तो दिल्ली में भी है। ना, दिल्ली में तो खैर विधान परिषद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत के सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं, 5 या 6 राज्य हैं जहां पर की 2 सदनीय व्यवस्था है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और संभवतः आंध्र प्रदेश है। तो ऐसे ही बस ये 5 या 6 कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें कि जिनमें की इस तरह की सिचुएशन है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि और ये मैं श्योर हूं कि एक संघ शासित राज्य दिल्ली है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर तो ये व्यवस्था है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उसका स्टेटस खत्म कर दिया गया। तो देखिए, वहां पर अभी फिलहाल तो टेक्निकली इनको सुनीता जी को नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि अब वहां पर 6 महीने से भी कम का समय रह गया विधानसभा इलेक्शन कराने का, लगभग 6 महीने का टाइम है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सदन के सदस्य नहीं हैं, और अगर आप मंत्री पद लेते हैं और 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता दिलानी है, और एक सदनीय व्यवस्था है, वहां पर विधानसभा है, तो ऐसे में इलेक्शन कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इलेक्शन नहीं कराया जा सकता तो किसी को मिनिस्टर बनाना ये नैतिक रूप से भी, और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन इस मामले में आ चुका है, अदालत का डिसीजन आ चुका है इस मामले में, जिसमें कि अदालत ने पंजाब में ऐसे ही एक मामले में उसने रिजेक्ट कर दिया था इस तरह के फैसले का, जब 2 लोगों को मंत्री बनाया गया था इलेक्शन के ठीक पहले, और वैसी सिचुएशन में
कोर्ट के कहने पर दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। तो अभी भी ऐसा नहीं कराया जा सकता। तो सुनीता केजरीवाल अभी तो खैर नहीं बनेंगी। अब अभी के सिचुएशन में देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किसे बनाया जाता है। और देखिए दिल्ली का चुनाव अभी जो होने जा रहा है वो एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर पहले से अरविंद केजरीवाल हैं और लड़ाई दोनों के बीच बहुत ही गहरी है। 2015 से के विधानसभा चुनाव से बहुत भारी अंतर से विधानसभा चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल पटकनी देते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही बड़ी ताकत से और उतने ही जोर का झटका आम आदमी पार्टी को देती रही है कि विधानसभा की मैक्सिमम सीटें चली जाती हैं आम आदमी पार्टी को और लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हैं। अब विधानसभा में भाजपा के जीतने के चांसेस तभी हैं जब कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे से सेपरेट होकर के बिना किसी अलायंस के ये तीनों चुनाव लड़े। उसमें कांग्रेस कम से कम 20% से ज्यादा वोट लेकर आए। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन कांग्रेस अगर सब्सटेंशियल वोट ले लेती है आम आदमी पार्टी का, तभी भाजपा के लिए यह मुमकिन हो पाएगा कि वो वहां पर चुनाव जीत पाए। लेकिन अगर 20% कांग्रेस सीट नहीं ले पाती या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की कामयाबी को रोक पाना नामुमकिन। लेकिन देखिए मृत्युंजय, जहां तक आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो अब से चालू हो चुके होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 6 महीने ही बाकी हैं इलेक्शंस में। अगर इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल की सुन ली और इलेक्शंस करवा दिए तो हम नवंबर में जो है इलेक्शंस होने जाएंगे। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा इशू जो है ऑन ग्राउंड हमेशा से ये रहा है कि फेस नहीं है, चेहरे नहीं है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में बड़े चेहरे नहीं हैं। अब जो है बांसुरी स्वराज जो है वो आई तो है, लेकिन अभी उनको मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा रोल जो है भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी बांसुरी स्वराज को। हालांकि उनकी माताश्री ने भी काफी अच्छी पॉलिटिक्स करी है और दिल्ली से ही उन्होंने भी काफी पॉलिटिक्स करी है, लेकिन फिर भी उनको मेरे को लगता नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं। जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है सुषमा स्वराज जी। तो लगता नहीं कि बांसुरी स्वराज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी दी जाएगी। लेकिन फिर भी जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इन अगले 2 दिनों में किस नाम पर जो है मोहर लगाई जाएगी। तो इस बड़े क्वेश्चन पर जो है काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि भाई केजरीवाल ने इस्तीफा अब क्यों दिया इलेक्शन 6 महीने पहले। और काफी सारी पॉलिटिकल, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो है अटैक किया है अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि भाई ये एक ड्रामा क्रिएट किया है अरविंद केजरीवाल ने और कुछ नहीं है, जिसके जो कि वो थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल करियर में करते आए हैं। ड्रामा ही किया है और ड्रामा ही कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ड्रामा ही करेंगे। तो केजरीवाल जी क्या रणनीति आपको लगता है ये सोच के चल रहे हैं कि किस ऐसे प्यादे को बैठाया जाए सीएम की कुर्सी पे जो 6 महीने के बाद, क्योंकि हम जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि भाई हेमंत सोरेन के साथ भी यही इशू हुआ कि उन्होंने चंपाई सोरेन को जो है वहां पर बनाया झारखंड का सीएम जब उनको जेल हुई, और अब फिर चंपाई सोरेन ने जो है सीएम शिप से जो है इस्तीफा देने से मना कर दिया जब हेमंत सोरेन बाहर आया, और अब जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी ये डर है कि भाई अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया, क्योंकि एक बार सत्ता जिसके मुंह लग गई फिर वो सत्ता छोड़ने का लोग तो बड़ा मुश्किल होता है, और अरविंद केजरीवाल से ज्यादा इस बात को और कोई नहीं जानता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए भारतीय राजनीति के इस वर्तमान दौर में तो देश के सबसे अति महत्वाकांक्षी अगर पॉलिटिशियंस की हम बात करें उनमें से एक हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा हैसियत बहुत बड़ी ना हो, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी नजीर उन्होंने पेश की थी
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने वो वाराणसी चले गए थे, तो उनका ये टारगेट ही था कि हमेशा टकराओ तो किसी जायंट से टकराओ और या तो जायंट किलर बनो या फिर जायंट के हाथों मारे जाकर के और शहीद कहलाओ। तो वाराणसी में लड़कर के उन अपना स्टेचर बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जब लड़ा था तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ा और इसके बाद उन्होंने शीला दीक्षित को गोल मार्केट सीट से हरा दिया, जो अब नई दिल्ली सीट कहलाती है। जी। तो देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अब इस्तीफा देने का फैसला लिया है, इसका तो एक टेक्निकल वजह यह है कि अब वो कुछ कर तो सकते नहीं थे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो जब कुछ करने की इनकी हैसियत नहीं थी, तो सिवाय अपनी सरकार को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, अपने एजेंडा को, फैसलों को लागू करने के लिए जरूरी है कि एक नया चेहरा रखें और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएं जो इनकी बात को सहर्ष स्वीकार करे, हर फैसले पर सहमति दे दे। ऐसा नहीं कि फाइल पढ़ करके और उनके साथ खटपट करे कि नहीं ये फैसला लागू मैं नहीं करूंगा या करूंगी। और इस मामले में देखिए अभी तो दो नाम चल रहे हैं, एक है सौरभ भारद्वाज और दूसरे हैं आतिशी। तो आतिशी का जहां तक सवाल है तो इनकी भी महत्वाकांक्षा दिखाई दी, जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सुनीता केजरीवाल, आतिशी अपने पार्टी नेतृत्व से दूर हटती चली जा रही थी और सुनीता केजरीवाल के लाइमलाइट से हटते ही फिर से वापस ये आ गई हैं। काफी एग्रेसिव हैं, काफी जानकार व्यक्ति भी हैं और भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के ये उनको टारगेट करती हैं इस पार्टी को। और बीजेपी के बड़े से बड़े विद्वान अगर भी कोई प्रवक्ता हो, उनको भी अच्छा टक्कर देती हैं, काफी लॉजिकली बात करने के लिए जानी जाती हैं मीडिया में। लेकिन आतिशी का अपना कोई पॉलिटिकल जनाधार नहीं है। बावजूद इसके अगर एक बार चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठती हैं तो हो सकता है कि इनकी महत्वाकांक्षा जागे और अपने लिए वो कोई एक पोजीशन सेपरेट अलग बनाने की कोशिश कर सकती हैं। साथ ही साथ देखिए आतिशी की एक खासियत ये मानी जाती है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से वहां पर दिल्ली का जो प्रशासनिक तंत्र है, अधिकारियों का तंत्र है, उसके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाकर काम कर रही हैं। जबकि सौरभ भारद्वाज का जहां तक प्रश्न रहा है तो उनके हमेशा खटपट होते रहे हैं। दिल्ली के आईएएस जो लॉबी है या दिल्ली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ इनके खटपट होते रहे हैं। तो एक अच्छा रिश्ता नहीं बन पाने की वजह से सौरभ भारद्वाज से ज्यादा बेहतर अगर मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए तो उनकी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये आतिशी हो सकती हैं। और रही बात अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की, तो अरविंद केजरीवाल ने इसी के जरिए बीजेपी की हवा निकालने की भी कोशिश की है। उनको ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार टारगेट करेगी कि एक दागी व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है और साथ ही साथ कोर्ट का भी मुहर लगा हुआ है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दागी है। तो ये बहुत ही बड़ा दाग था। अगर ये जिद पर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री पद पर अपने आप को कायम रख करके जिद किए हुए थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया था कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है जिसे कोर्ट ने भी इसके ऊपर कई पाबंदियां लगा रखी हैं और फिर भी ये एक तकनीकी वजह से मुख्यमंत्री के पद को पकड़ कर चल रहा है और पूरा दिल्ली का प्रशासन एक तरह से पैरालाइज हो चुका है। तो बीजेपी को ये के हाथ से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, इसी बात को ध्यान में रख करके भी उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि 2 दिन के बाद वो रिजाइन करने जा रहे हैं। लेकिन रिजाइन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की हैसियत पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इतना मानकर चलना है कि दिल्ली में जहां तक विधानसभा का चुनाव है, आम आदमी पार्टी मजबूत है। मजबूत होने का कारण ये नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह यह है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में और कुछ और राज्यों में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर ही ऐसा बना रखा है अपनी पार्टी के प्रांतीय यूनिट को कि वो कमजोर बना रहे, क्योंकि किसी भी प्रांतीय यूनिट को अगर आपको मजबूत करना है तो वहां से मजबूत छत्रपों को उभारना होगा। देखिए आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर जलवा किसी दौर में था तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे कल्याण सिंह जैसे ओबीसी चेहरा और राजनाथ सिंह जैसे सवर्ण चेहरा, कलराज मिश्र और लालजी टंडन जैसे लोग। तो ऐसे अगर लोग होते थे बीजेपी में उस जमाने में और कल्याण सिंह जैसा एक डायनामिक व्यक्ति, तब जाकर के बीजेपी का जलवा था। और जैसे ही कल्याण सिंह का दौर खत्म हुआ भाजपा की,
छवि भाजपा का जो अस्तित्व है वह पानी मांगने लगा, एकदम से नीचे गिर गई भाजपा। बिहार में भी आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एक नेतृत्व उभरने ही नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का पता नहीं, किस बात का डर है कि वो बिहार में भी अपना कोई चेहरा उभरने नहीं देता। और बिहार में ज्यादातर अगर देख लीजिए बड़े जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सब इम्पोर्टेड हैं, चाहे संजय जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, ये सब के सब इम्पोर्टेड चेहरे हैं, इनको कहीं और से दूसरी पार्टियों से लेकर आया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी लाइन है आरएसएस के लोगों की, बिल्कुल, लेकिन ऐसे नेताओं को उभरने नहीं दिया गया और कर्मठ नेताओं ने कोई भी कर्मठ व्यक्ति सामने से आकर के बीजेपी के नेतृत्व को नहीं संभाल पाया। शायद इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने की कोई ऐसी अपनी असहजता है, अपनी कोई रणनीति है। तो दिल्ली में भी यही मामला है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल कभी कामयाब नहीं हो पाते, यहाँ तक कि 2015 के चुनाव में भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उस दौर में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सबसे चमकदार चेहरे, एकदम से डायनामिक चेहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत ही सज्जन और एक बहुत डिसेंट व्यक्ति थे। उनका नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल जी, जो ये पूर्वी दिल्ली की एक सीट से चुनाव लड़ते थे, कृष्णानगर। जी जी जी, आपको याद होगा कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ते थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के को जब बना दिया गया था मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, दिल्ली में 2013-14 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस समय हर्षवर्धन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई थी। लेकिन बहुत करीब पहुंचने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, और अरविंद केजरीवाल को एक मौका मिल गया सरकार बनाने का कांग्रेस के सपोर्ट से। और जब वो सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल हो गई जी। इतनी धूमिल हुई थी, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े इडियट साबित हुए थे कि उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा ही उल्टा फहरा दिया था 26 जनवरी के दिन। तो जो भी इन्होंने काम किए थे उस पर इनकी बहुत किरकिरी हुई थी, बहुत थू-थू हुआ था इनका। इन्होंने कसम खाया था, अपने बच्चों का कसम खाया था कि वो कभी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद भी अपने कई वादे तोड़े। उन्होंने कहा था लाल बत्ती नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और उन्होंने जो भी लिया वो आम लोगों से, आम नेताओं से ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने ली, सत्ता का भरपूर सुख भोगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी ओर क्या किया, अपने ही उस नेता को, हर्षवर्धन को, कभी पनपने नहीं दिया दिल्ली की राजनीति में। और 2015 के विधानसभा चुनाव के मात्र 4 महीने पहले हर्षवर्धन को साइडलाइन करके 13-14 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया था, उन्हीं हर्षवर्धन को साइडलाइन करके उनके कृष्णानगर सीट पर उठाकर ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र से था, जिसका जो लोक राजनीति में से कोई सरोकार कभी रहा ही नहीं। किरण बेदी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी रणनीति के तहत अपने आप को हरवाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। जी, ये लग रहा था ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति, उस समय सतीश उपाध्याय, भारतीय, आपको याद होगा उस इलेक्शन को तो हमने भी कवर किया था, मैंने आपने हम लोग एक ही संस्था में काम कर रहे थे, और हम दोनों ने उसको कवर किया था। और हम लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गए थे, वहां पर सतीश उपाध्याय भी थे और ये सुषमा स्वराज थी और 2-4 भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता, ये विजय गोयल भी थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं था, एक दूसरे से बात करता दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से फूटी हुई, भीतर से टूटी हुई टीम लग रही थी भारतीय जनता पार्टी की। और जबकि दूसरी ओर देखें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्साह जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था जी। तो ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल। तो मृत्युंजय, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या नई चाल चलते हैं अरविंद केजरीवाल। पहले तो ये जो हमारा कोर ये था, और बीजेपी के ऊपर हम एक और जो है विस्तार में, आज भी थोड़ा विस्तार में हुआ और इलेक्शन से पहले भी विस्तार में थोड़ा करेंगे डिस्कस, क्योंकि अभी 6-7 महीने हैं तो बीजेपी को थोड़ी रणनीति बनाने दीजिए, देखते हैं क्या कुछ नया करेंगे। क्योंकि अभी धीरे धीरे नुपुर शर्मा भी लाइमलाइट में नजर आने लगी है, क्या उनके साथ जाना चाहेंगे, क्या वहां पे चेंज करेंगे, ये तो अभी कयास है। अभी आप इतने एक्साइटेड मत होइए
कयास है कि क्या नुपुर शर्मा जो एक, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी जो है प्रो हिंदू जो सिंपैथी है वो वेव अभी तक है। हालांकि वो केस हुए आई थिंक 1-1.5 साल से ऊपर का केस हो चुका है वो, लेकिन अभी भी उनके साथ पूरी सिंपैथी है लोगों की। तो शायद अगर उस तरफ मुड़ना चाहे बीजेपी, वो देखेगा, वो समय बताएगा। लेकिन हाँ, अभी धीरे धीरे लाइमलाइट में आने जरूर लगी है नुपुर शर्मा। देखिए, नुपुर शर्मा एक बहुत बड़ी फाइटर है। देखिए, वो हिंदुत्ववादी चेहरा तो बाद में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता तो हिंदुत्ववादी, वो कब या तो मुख्य रूप से हिंदुत्ववादी हैं या फिर जरूरत पड़ने पे हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। और जब पार्टी नेतृत्व से मोह भंग होता है तो यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद की भूमिका में चले जाते हैं और वो सीधे पहुंच जाते हैं, वो जालीदार टोपी वाले जमात में वो जाकर बैठ जाते हैं। तो खैर उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा जोरदार उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी, नुपुर शर्मा ने, जी बिल्कुल। हाँ, और वहां पर वो बूथ पर जाकर के और अपने लिए इंश्योर करती थी कि चुनाव में कोई धांधली नहीं है। जी बिल्कुल, तो वो तो है, देखिए बिल्कुल वो बहुत बड़ी फाइटर है, नो डाउट अबाउट दैट। और जिस तरीके से बीजेपी ने उनको एक टाइम पे साइडलाइन कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी वापसी करी है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। शायद बीजेपी अपनी वेज जो है मेंड कर ले नुपुर शर्मा में, शायद उनको एक बड़ा लीडर नजर आ जाए, ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, ये एक इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले 2 दिनों में ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने सोचा था छोटा पॉडकास्ट करेंगे लेकिन बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया। थैंक यू मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आकाश। जी थैंक यू।